क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर सडनली ये सब चीज़ डेवलप होता है और सडनली डेथ हो जाता है। जो कार्डियक मसल्स को चलाता है वो चीज़ में इलेक्ट्रिक इम्पल्स का प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है कि सडनली कभी सिनकोप अटैक का हिस्ट्री है क्या, मतलब ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन सेकेंड टाइम कब होगा, कहाँ होगा, मान लीजिए रेल लाइन क्रॉस कर रहा है उसमें हो गया, तब तो आप अगर गिर जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो क्लासिक सिम्टम होता है हार्ट अटैक का उसमें, लेकिन कुछ नॉन क्लासिकल एटिपिकल सिम्टम्स भी दिखा जाता है, स्पेशली इन फीमेल। सेम सिंगल थोरासिक वन नर्व से ही ये दोनों चीज़ दिखाई देते हैं। तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए स्पेशल कुछ टेस्ट। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। आप सभी सुनने वालों का कृषि जगत कार्यक्रम में बेहद स्वागत। आजकल के दौर में हृदय और इससे जुड़ी समस्या के कारण लोगों की अचानक मृत्यु की संभावना व समस्या में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलती है। बड़े बूढ़े से लेकर नौजवान युवा युवती में भी ये समस्या सामने आ रही है और इसी समस्या के कारण और बचाव आदि के बारे में हम आज जानने वाले हैं। और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PJ शर्मा जी, वरिष्ठ सलाहकार, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नाहरलगुन। सर, आपका बहुत स्वागत आज के कृषि जगत के विशेष कार्यक्रम में। दीदी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कार्डियक सडन डेथ और हार्ट अटैक, ये दो चीजें होती हैं। जब भी हार्ट अटैक या कार्डियक डेथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि काफी बड़े उम्र में हो सकता है ये सब, लेकिन आजकल सुनने में बहुत आने लगा है कि नौजवान युवा युवतियों को भी सडन हार्ट अटैक, कार्डियक डेथ हो सकता है ये सब। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों है, और हमारे श्रोताओं को बताए कि इसका कारण क्या है? जी, पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि कार्डियक डेथ जो सडनली होता है जी, उसका जो कारण होता है उसका साथ में कॉमन जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम देखते हैं जनरली उम्र के साथ साथ, ये दोनों में डिफरेंस है। हार्ट अटैक में कार्डियक मसल्स का सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल्स में रुकावट या अलग प्रॉब्लम आने के वजह से होता है। लेकिन आपका जो बहुत ही वाइटल पॉइंट एक बार पूछ रहा था कि सडन कार्डियक डेथ, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, तो उसका बारे में पहले 2-4 पॉइंट बोल देता हूँ। वो कैसा होता है कि एरिथमिया की वजह से होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज कुछ रहता है तो उसका वजह से हो सकता है। हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी हो सकता है, एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, चैनलोपैथी जैसे कि ब्रुगेडो सिंड्रोम, ये सब हो सकता है। और उसमें इतना हम लोग का पास टाइम नहीं रहता है कुछ करे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर सडनली ये सब चीज़ डेवलप होता है और सडनली डेथ हो जाता है। तो इसमें है क्या, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कार्डियक मसल्स को चलाता है वो चीज़ में इलेक्ट्रिक इम्पल्स का प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या चेक करना है कि फैमिली हिस्ट्री है क्या। और एक बहुत ध्यान देना चीज़ है कि सडनली कभी सिनकोप अटैक का हिस्ट्री है क्या। सिनकोप क्या है, मतलब ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब 2 सेकंड के लिए या 3-4-5 सेकंड के लिए एक आदमी जस्ट बैठे बैठे अंधेरा सा देखा, फिर 4-5 सेकंड के अंदर में या विदिन 10 सेकंड वो उसका फिर से अपना वाला ज्ञान आ गया और जो नॉर्मल देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप अगर वो आदमी बैठ रहा था या आपका खुद का भी हुआ तो आप ही इसको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि पहले बार तो आपको सेफर जगह में हो गया तो आप बच गया। लेकिन सेकेंड टाइम कब होगा, कहाँ होगा, मान लीजिए रेल लाइन क्रॉस कर रहा है उसमें हो गया, तब तो आप अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, या तो आग का साथ कुछ काम कर रहा है सडनली होगा तो क्या होगा। तो इसलिए इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको तो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके इसका प्रॉपर स्क्रीनिंग करना चाहिए। और लास्ट में हो सकता है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग का भी ज़रूरत हो, जहाँ पे मतलब ARVC फिनोटाइप वाला भी उसको डिटेक्ट करना है। वो सब चीज़ के लिए मतलब हायर कुछ सर्विसेज लेना, डायग्नोस्टिक्स का सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ताकि लोग पहचाने कि अचानक उनके हृदय से जो कार्डियक है या फिर आपने जो बताया कि सडन हार्ट अटैक, ये होने से पहले जो सिम्टम्स, लक्षण तो दिखाई देते ही होंगे, तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अगर हम लोग हार्ट अटैक का बारे में बोलता है, जो कि हृदय में सप्लाई करने वाला खून का नली का बारे में मेजर चीज हम लोग को जानना चाहिए और उसका रिलेटेड क्या क्या सिम्टम आते हैं। जो क्लासिक सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, उसमें डिफ्यूज्ड चेस्ट पेन, साथ में भारीपन रहेगा, फील लाइक प्रेशर, फील लाइक घुटन जैसा हो रहा है। अच्छा। और इसका साथ में अगर अलग कुछ 4 सिम्टम है, जैसे कि फास्ट हार्ट बीट,
ठंडा पसीना आना, यानी कि बैठे बैठे ही ठंडा पसीना आ जाना, फास्ट ब्रीथिंग या तो माथा का चक्कर, ये सब चीज भी साथ में अगर रहता है तो इसमें हम लोग बहुत अलर्ट होना है कि हार्ट अटैक का कुछ प्रॉब्लम हम लोग आमने सामने फेस कर रहा है। लेकिन कुछ नॉन क्लासिकल एटिपिकल सिम्टम्स भी दिखा जाता है, स्पेशली इन फीमेल, कि गर्दन में या जॉ का पास में या शोल्डर का साइड में पेन, अच्छा। और फास्ट ब्रीथिंग, और कुछ होता है जैसे कि लेफ्ट साइड का आर्म में झिन करना, अच्छा। हाथ में एक रेडिएटेड पेन जैसा होता है, ये सब चीज रहते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया कि आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको पता चलेगा कि अरे मुझे डॉक्टर के पास या फिर इमरजेंसी सर्विसेज को जल्दी से ही कांटेक्ट करना चाहिए। किसी और के साथ हो रहा हो तो कैसे पहचाने सर? अगर ये सिम्टम किसी के पास में हो रहा है, अभी जो हम हार्ट अटैक के बारे में चर्चा किया है, तो वो चीज ऐसा नहीं है कि सडनली हुआ और एकदम से डेथ हो गया। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मैसिव हार्ट अटैक होता है उसमें तो टाइम नहीं मिलता है, और ऐसा वाला मैसिव हार्ट अटैक बहुत कॉमन नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यही हो गया कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम्स एक दिन में आने वाला चीज नहीं है। जैसे कि 12-13 साल का समय से ही उन लोगों का हार्ट में जो खून का नली है उसका अंदर में कैसे कैसे डिफरेंट चेंजेस आता है, उसके वजह से ग्रेजुअली होता है, जहाँ पे फैट डिपोजिशंस का बात आते हैं। तो ये सब चीज में जो पेन का बात हम लोग बात कर रहा था, वो पेन धीरे धीरे से कभी महसूस तो बिल्कुल होगा, लेकिन कॉन्फ्यूजिंग पॉइंट यही है कि हार्ट का साथ साथ कभी आदमी सोचता है कि नहीं मेरा गैस्ट्राइटिस का कुछ दिक्कत हुआ है क्या। ये बहुत कॉन्फ्यूजिंग वाला एक स्टेटस होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो गैस्ट्राइटिस वाला चीज के बारे में बोल रहा हूँ, ये आपका जो इसोफेगस है हार्ट का पीछे में रहता है, और हार्ट का और इसोफेगस का आसपास में ही बैक साइड में T1 यानी कि थोरासिक 1 का नर्व सप्लाई रहता है। तो ये जो पेन अगर हार्ट का वजह से हुआ है या इसोफेगस का वजह से हुआ है, दोनों का ही यही T1 नर्व से ही रेडिएट होगा चेस्ट का आसपास में। तो आदमी कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि मेरा ये वाला पेन हुआ है हार्ट वाला, ना क्या गैस्ट्राइटिस का कुछ अलग प्रॉब्लम आ रहा है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस का साथ साथ में, या अलग कुछ गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। दोनों में ही ऐसा रेफर्ड पेन फील हो सकता है, क्योंकि सेम सिंगल थोरासिक 1 नर्व से ही ये दोनों चीज दिखाई देते हैं। तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए स्पेशल कुछ टेस्ट बहुत जरूरी है करने के लिए, जैसे कि ECG करें। हाईली सेंसिटिव ट्रोपोनिन टेस्ट भी है, जो छोटा से भी छोटा हार्ट में कुछ डैमेज हुआ है वो चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। करीब करीब 99% ऐसा वाला चेंज को, हार्ट अटैक का साथ में रिलेटेड ऐसा चेंज को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। उसका बाद में आप एंजियोग्राफी जरूरत होता है तो कर सकते हैं, स्टेंट लगाना जरूरत होता है तो वो कर सकते हैं। तो इसका साथ साथ पेशेंट का रिलीफ आने का चांसेस है। कुछ तो ऐसा भी है कि ट्रेडमिल टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब की माध्यम से ही 80% पेशेंट जनरली डिटेक्ट हो जाता है कि कार्डियक कुछ क्या प्रॉब्लम है, और रिमेनिंग जो 20% पेशेंट के लिए एंजियोग्राफी कभी जरूरी हो जाता है। तो करीब करीब ये दोनों चीज से ही हम लोग ये हार्ट अटैक का रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, किसी को सडन कार्डियक अटैक आ गया या फिर हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे में क्या करे? किसी के सामने किसी को सडन अचानक से हार्ट अटैक आ गया है जी, एक तो है कि मान लीजिए रास्ते में आदमी चल रहा था, सडनली गिर गया, आप पास में थे तो देख लिया, या तो आसपास का आदमी भी आके उसको देख लिया, तो क्या करना है। तो इस जगह में जनरली कुछ चर्चा में आते हैं जिसको हम लोग CPR कहते हैं ना, कार्डियो पाल्मोनरी रिसर्सिटेशन। इसमें क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बहुत शॉर्टकट, डॉक्टर्स ABC। तो डॉक्टर्स मतलब DRS ना, तो D से हम लोग डेंजर समझ लेते हैं। ये डेंजर का साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड का जो मीनिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो है कि जिस जगह में पेशेंट गिरा हुआ है या पड़ा हुआ है, या तो सेंस में है, बैठ रहा है लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, या तो मतलब सेंस नहीं है कि बराबर है, तो ऐसा वाला आदमी को हम लोग सेफर साइड में, डेंजर जगह से लेके जाना है। जैसे रोड का पास में हुआ या रोड का मिडिल जगह में हुआ, तो उन लोगों को ऐसे ट्रांसफर करना चाहिए सेफर साइड में। देन R से रेस्पॉन्स, जैसे कि जो आदमी का ऐसा हुआ है उनका कंधे में दोनों साइड में थोड़ा फर्मली ऐसा हाथ से
जोर जोर से, मतलब ज़्यादा जोर नहीं, मतलब थोड़ा तो लेकिन प्रेशर देना है कि अरे आप कैसे हैं, ठीक है, आपका क्या नाम है, जैसे इस तरीके से रेस्पॉन्स उसको मिलता है क्या नहीं मिलता है, टेस्ट करना चाहिए। देन एस से होता है कि आपको तो समझ में आ गया कि ये थोड़ा अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस ऐसा कुछ स्टेट में है, तो आपको साउट करना है। एस से साउट मतलब हेल्प के लिए, या तो आसपास में कोई भी आदमी सामने में आप के पहुंचे, हम लोग बोले कि प्लीज़ एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दीजिए, क्योंकि आप फ़ोन भी पकड़ेंगे, ये भी बात करेंगे, आदमी को ट्रांसफ़र करना है थोड़ा सा फर जगह में, ये सब अकेला आदमी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको शाउटिंग करना है, चिल्लाना है कि हेल्प के लिए, मुझे हेल्प चाहिए, इस जगह के लिए इधर में बहुत दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ आप लोग ये काम में हेल्प करिए। देन ABC से क्या होता है, डॉक्टर से ABC। ए से एयरवे, पेशेंट को हम लोग एक फर्म बेड में, मतलब जगह में उसको सुला देंगे। उसके बाद में उसका जो श्वास लेने वाला सिस्टम है, मतलब नाक से शुरू होकर लंग्स तक की ना, तो वो चीज़ को हम लोग ठीक पोजीशन में है क्या नहीं देखने के लिए प्रयास करेंगे। और उसका साथ साथ क्या करेंगे, आदमी का फोरहेड में पकड़ के जो चिन है उसको थोड़ा सा माथा का ऊपर की तरफ से प्रेस कर देंगे, जैसे कि गले का जो जगह है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। अच्छा। गले में ना, क्योंकि चिन से गले में प्रेशर दे के पेशेंट का रुक गया तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एयरवे को खोल लेंगे पहले से ही। उसके बाद में ब्रीथ चेक करना है उस आदमी का कि कुछ तो अगर श्वास चल रहा है तो आप कम से कम चेस्ट का मूवमेंट देख सकते हैं। वो भी नहीं है तो कम से कम बहुत ही धीरे से कोई नाक से कुछ सांस लेना या छोड़ने का कुछ आवाज है क्या। फिर पल्स आप देख सकते हैं। और अगर हाथ में नहीं आ रहा है, मतलब रेडियल पल्स, मतलब जो थंब का नीचे में 3 उंगली जैसा नीचे में आप उसका पल्स का टेस्ट कर सकते हैं कि आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन हार्ट अगर बहुत ही खराब सिचुएशन में है कि इतना दूर तक कि वो ब्लड को ठीक से सप्लाई करके पल्स जनरेट नहीं कर सक रहा है, वेव नहीं दे पा रहा है, तो हार्ट का आसपास में जो गला में रहने वाला नास है, तो जनरली हम लोग ठीक से दिखा के ही ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना बेटर है। तो वो क्या है कि मतलब गले का बीच का 2-3 उंगली साइड में, राइट में हो लेफ्ट साइड में हो, वो दोनों जगह में हम लोग प्रेस करके देख सकते हैं कि वहाँ पे भी पल्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वीक पल्स है तो कम से कम वहाँ पे भी मिल जाएगा। और भी कुछ जगह है, इतना टेक्निकली बोलने से भी थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लोग रखें। तो ये चीज़ पहले हम लोग को समझना है। उसका बाद में शुरू हो जाएगा कि आप कंप्रेशन देना है और मुंह से हवा देना है। मतलब दोनों हाथ का ठीक से उंगली को पकड़ के अपना वाला आदमी का चेस्ट का बीच में जो निपल का लाइन, दोनों निपल का टच करने वाला जो लाइन होगा, और बटन शर्ट का जो बटन है दोनों का जहाँ पे क्रॉस करेगा बटन वाला लाइन, जो लाइन है सेंटर में, उस जगह में अपना जो मतलब हेल्प करने वाला आदमी है वो आदमी इंटरलॉक करना है दोनों हाथ का फिंगर। देन उसका बाद में सीधा एकदम अपना बॉडी वेट से ही उसको बार बार करके प्रेस करना पड़ेगा चेस्ट को। ऐसा प्रेस करना है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर जैसा उसको नीचे तक चला जाता है। और कितना बार प्रेस करना है कि इस तरीके से प्रेस करे कि कम से कम 1 सेकंड में 2 बार प्रेस हो जाए, मतलब फास्ट हो जाएगा। स्लोली करने से नहीं होगा। और इसका बीच में आपको बार बार रुक के इधर उधर देखना, छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले वाला जो समय है 2-3 मिनट का, वो बहुत ही वाइटल टाइम है, जरूरत है। और उसको कंप्रेस करना है कितना बार, जैसे कि 30 कंप्रेशन दिया 1 सेकंड में 2 बार जैसा स्पीड में, और 30 कंप्रेशन के बाद में थोड़ा रुक के मुंह में 2 बार मतलब हवा भर देना है पेशेंट का मुंह में। बात अभी ये है कि अगर पेशेंट सही में कुछ पेशेंट ही था या तो मुंह से लारा वारा निकल रहा है, तो उस समय में आपको अगर मुंह ठीक से लगाना मुश्किल भी है या तो इन्फेक्शन कुछ रह सकता है बोल के अगर डाउट है, तो हो सकता है कि कोई हैंकरशिप ऐसा पेशेंट का मुंह में लगा के भी कोई आदमी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना है, आदमी को डरना नहीं है कि हमको 5 सेंटीमीटर जैसा दबा के बार बार इतना स्पीड में करना है तो कहीं चेस्ट का हड्डी तो टूट ना जाए। इसमें ये चीज को बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि मान लीजिए एक हड्डी टूट भी गया या उसका बाद में कंप्रेशन का बाद में पेन उन भी चेस्ट में रहते रहा, लेकिन ये आप सोच के देखिए, अगर पाम करके करके हार्ट को रिवाइव किया, ब्रेन को सजाग करके रख पाया हम लोग, तो आदमी तो पूरा बच गया। लेकिन हम लोग अगर ये आदमी का चेस्ट का हड्डी में कुछ तकलीफ होगा क्या बोल के अगर हम धीरे से करेंगे, स्लोली करेंगे, टाइम को ख्याल नहीं रखेंगे कि मतलब जैसे स्पीड का हम बात कर रहे हैं, तब तो कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज को एकदम मतलब स्ट्रांगली मन में रख के कि हम अच्छा काम के लिए कर रहे हैं, तो इतना तो ध्यान रख के ही करना पड़ेगा। अब हम जानना चाहेंगे कि बताएं हमें श्रोताओं को, अभी से ही ख्याल रखिए अपना स्वास्थ्य का, और आगे चलकर उन्हें इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े, तो क्या प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए क्या करें? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो ये हो गया कि अगर हम लोग
सडन कार्डियक डेथ के बारे में बात करें तो उसमें हो सकता है कि आईसीडी या तो आपका पेसमेकर ये सब चीज़ का ही इस्तेमाल करें। एआईसीडी क्या है? ऑटोमेटिक इम्प्लेंटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो ये क्या करता है? मॉनिटर करते रहता है और करेक्ट करता है कि जो एरिथमिया है, मतलब हार्ट का जो बीट आता है उसको, अगर एरिथमिया है, चंद में पतन है या तो आगे पीछे है, बहुत ज़ोर से ऐसा पंप कर रहा है, तो वो सब चीज़ में वो इम्पल्स को ठीक ठाक कर लेते हैं, खुद मॉनिटर भी करता है और करेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा अपना वाला खाना पीना में या तो अपना घर में जो चीज़ से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं वो सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो वो ऐसा होगा कि मान लीजिए चेस्ट में पेन हुआ है, अभी रात है, इधर उधर जाना भी मुश्किल है, कम से कम जो दवाई को हम लोग बात करते हैं घर में रखने के लिए कभी कभी, वो सब चीज़ को एक्चुअली तो हम दवाई यहाँ पे बोलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो गया तो बहुत डेंजर भी हो सकता है। लेकिन कम से कम घर में अगर अदरक भी है तो अदरक को लेना चाहिए, मतलब जिंजर का हम बात कर रहे हैं तो उसको मतलब लार्ज क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चिबाया, ऐसा नहीं, थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में लेना चाहिए, वो सर्बिट्रेट का जैसा काम करेगा। तो उस तरीके से भी आपका हाथ में थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा कि कोई आदमी मिल गया या गाड़ी मिल गया, व्यवस्था होते होते ही आप चला जाइए हॉस्पिटल में, तो कम से कम ये सामान लेके आप चला जाइए या ये खा के चला जाइए। ऐसा हुआ तो तुरंत बेड रेस्ट के लिए कोशिश करना चाहिए, डीप ब्रीथ स्लोली लेना चाहिए, ऑक्सीजन थेरापी लेना जरूरी हो सकता है, और हॉस्पिटल में जाके कम से कम ट्रोपोनिन टेस्ट, ईसीजी, सीरम लिपिड प्रोफाइल, सिटी एंजियोग्राफी, ये सब मतलब ये सारा सर्विस आपको हॉस्पिटल में प्रॉपर जगह में स्पेशलिस्ट के पास बैठने के बाद में ही ये सब चीज़ होगा। दूसरा बात है कि खाना पीना में कैसे इसको हम लोग ठीक ठाक करके रखना चाहिए। तो खाना पीने का बारे में ऐसा है कि कम से कम जो पैकेट में आने वाला जितना भी फूड्स आता है या तो जिम में रहने वाला आदमी लोग जो कुछ डाइट खाता है, ऐसा वाला चीज़ में थोड़ा सा पाबंदी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो सब चीज़ में अलग अलग चीज़ का प्रिजर्वेटिव रहता है, फ्लेवर डालने के लिए कुछ केमिकल्स डाला जाता है, इस तरीके से मतलब उसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है। अगर प्लास्टिक का भी कंटेनर है वहाँ से भी कुछ चीज़ अनवांटेड चीज़ आके या ये सब चीज़ जाके भी आपका ब्लड वेसल्स के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा वाला चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और मोटा अनाज खाना चाहिए, जैसे कि होल ग्रीन सब्जी लेना है, फल लेना है, लिगुम्स लेना है, जैसे दाल, चना, ये सब एकदम हीलिंग फूड है, मेडिसिन जैसे काम करते हैं, घर में ही होता है और ये क्या करता है, प्रो हीलिंग जैसा डाइट है। लेकिन खाने का पहले ये तुरंत सोचना है कि मेरा कोई प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड तो हमने नहीं खा रहा है, जैसे कि शॉर्टकट हम लोग SOS बोलते हैं, ये सेव आवर सोल भी होता है, लेकिन SOS मतलब सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये सब चीज को सीधा अवॉइड करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एनिमल फूड, चिकन, मीट, एग, ये सब चीज थोड़ा अवॉइड करने से अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, जैसे छोटे बच्चे के लिए जरूरत है या बहुत बुढ़ा आदमी मतलब उसका टीथ नहीं है तो उस समय में जरूरी है। अदरवाइज तो ऐसा जो अनाज के बारे में बात किया, ऐसा वाला चीज लेना ज़्यादा अच्छा है। देन प्रोसेस फूड मतलब मैदा वैदा से का जो प्रोडक्ट है वो सब चीज़ को एकदम बहुत ही खराब चीज़ बोल के उसको एकदम दूर में रहना चाहिए। अच्छा सर, ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना खाना खाए, मैदा, तेल, SOS, सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर जितना हो सके कम से कम सेवन करे। इसी के साथ ही आज के इस कृषि जगत में बस इतना ही। चलिए अब चलते चलते सुनते हैं एक आदि लोक गीत और मुझे केन्युम आंगो को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Gano doing gano galinga le ko le